हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ेंगे मृदा यानी कि मिट्टियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था काली और जलोढ़ मृदा के बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट मृदा के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है लाल एवं पीली मृदा। देखिए, लाल और पीली मृदा क्या है, किस चीजों से मिलकर बनती है। तो ये मिलकर बनती है लवेदार, आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, लवेदार आग्नेय चट्टानें वे होती हैं जो लावे से ठंडी होने के बाद में बनती है। यानी जब ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है, और वो लावा क्या होता है, ठंडा। तो ठंडे होने के बाद में उस लावे से जो ठोस चट्टानें बनती हैं, ठीक है, वो हो गए आग्नेय चट्टानें। और जो एकदम स्पष्ट जिनमें क्रिस्टल दिखाई देते हैं, रवे दिखाई देते हैं, वो होती हैं रवेदार आग्नेय चट्टानें। तो सिंपल सी चीज ये समझ लीजिए कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से कौन सी चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, और बात करें तो देखिए, अगर इसको लाल और पीली मृदा क्यों कहा जाता है, तो देखिए लाल मृदा तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसकी, लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और इसको पीली मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जल है उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो इसका लाल रंग होता है लोहे की मात्रा के कारण, और पीला रंग होता है जल की मात्रा के कारण। देखिए, अब ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो एमपी है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और बात करें तो जो आपका दक्षिण का पठार है, सॉरी, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के एक तो पाई जाती है पूर्वी क्षेत्रों में, एक पाई जाती है दक्षिणी क्षेत्रों में। ठीक है, लाल मिट्टी और लाल व पीली मृदा किससे बनती है, तो बात करें तो रवेदार आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनती है। ठीक है, और ये आग्नेय चट्टानें क्या होती है, तो इसकी बात करें तो ज्वालामुखी है, उसका जो लावा है, तो वो ठंडा होने के बाद में क्या बनता है, ठोस चट्टानों के रूप में बन जाता है। उन्हीं को अपने आग्नेय चट्टानें बोल देते हैं। और इसका अगर बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एमपी, छत्तीसगढ़, दक्कन के पठार के पूर्वी या दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और मैं आगे लिखवा दूंगा। लाल, इसकी जो इसका जो लाल रंग होता है वो क्या होता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और पीली जो इसकी पीली जो इसकी क्यों कहा जाता है इसको पीला, तो पीला जो इसका रंग है वो इसके अंदर जल की मात्रा पर्याप्त होती है, इसके लिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको मैं पूरा एक नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद में आपके सामने ये पूरा लिख दिया है। इतना ही इसके बारे में जो आपकी बुक के अंदर या फिर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। लाल और पीली मृदा पहले तो कहाँ कहाँ विकसित होती है, तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है, वहां पर ये पाई जाती है। फिर है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर लाल रंग किसके कारण होता है, लौह धातु के कारण होता है। और पीला रंग होता है इसमें जल योजन के कारण, जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में जल को स्टोर करके रख सकती है। इसके कारण इसको लाल और पीली मृदा बोला जाता है। ठीक है, ये जल्दी से लिखिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट मृदा के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट अपन मृदा लेते हैं, लेटराइट मृदा। ये थी आपकी लाल एवं पीली मृदा, जो कि आग्नेय चट्टानों से बनती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। ठीक है, तो इसकी बात करें तो जो लेटेराइट इसका नाम पड़ा है वो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, लेटराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से, लेटर शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, इसका कलर ये जैसा। इसके बाद में बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, या फिर इन क्षेत्रों में एक के बाद में जो ऋतु में आती है। ठीक है, कौन सी, आर्द्र एवं शुष्क जो ऋतु आती है, यानी वर्षा के बाद में, मतलब पहले ग्रीष्म ऋतु आ गई, उसके बाद में जो वर्षा ऋतु आती है, तो उनके लगातार आने के कारण इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है निक्षालन। ठीक है, जिसे लेचिंग कहते हैं। ठीक है, निक्षालन क्या होता है, जब लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु में मिट्टियां गर्म हो जाती हैं तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। उसके बाद में जब आर्द्र यानी वर्षा ऋतु आती है, इसमें नमी की मात्रा आती है और इस पर वर्षा बहुत तेजी से होती है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी परत है मिट्टी की, वो धीरे धीरे क्या अंदर की परतों में चली जाती है, यानी नीचे की ओर चली जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, निक्षालन या फिर लेचिंग कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो इस मिट्टी का पीएच मान होता है 6.0। ठीक है, यानी यह किस प्रकार की मिट्टी है, अम्लीय प्रकार की एसिडिक मिट्टी है। ठीक है, एसिडिक पाई जाती है, एसिडिक मिट्टी है। इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। और क्या बात करें इस मिट्टी के ऊपर, या फिर ये मिट्टी जहां पाई जाती है वहां पर सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, फिर सदाबहार पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि लगातार 12 महीने तक जिसमें पेड़ रहते, मतलब पत्तियां रहती है। ठीक है, वो होते हैं सदाबहार पर्णपाती वन। उसके बाद अगर बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, तो अधिकतर ये दक्षिणी भारत में पाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिकतर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, केरल है, कर्नाटक है। तो इन क्षेत्रों में लगभग ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस मिट्टी को यही चीजें थी मेन में जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि लेटराइट, इसका नाम कैसे पड़ा, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है लेटर शब्द से, और इसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, पीएच मान इसका 6 होता है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी है, और किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लंबे समय तक ग्रीष्म और जो वर्षा ऋतु होने के कारण इसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है, और इसमें पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, क्योंकि अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। इसमें एक ह्यूमस भी कम पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। इसमें एक सदाबहार पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं,
और किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ज्यादातर दक्षिणी भारत में और कुछ मात्रा में पूर्वी भारत में भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको पूरा लिखा देता हूँ। पहले आप इसके बारे में इतना लिख लीजिए कि लेटराइट मृदा है वो, इसका लेटराइट शब्द है वो लेटर ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। निर्माण इसका उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुएं वो लगातार एक के बाद एक आती हैं। उसके कारण होता है भारी वर्षा का इसमें निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, अधिकतर गहरी होती है और इसका पीएच 6.0 होता है, जो कि अम्लीय होता है। इसमें पोषक तत्वों और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में मैं आपको इसके स्थान और चीज इसके बारे में डिटेल लिखवा देता हूँ। और थोड़ी सी जानकारी ये है लेटराइट मृदा के बारे में कि यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है, इसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आता है और कुछ ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आपके पाई जाती है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन जहाँ पर मिलते हैं वहां पर इसमें ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु विरल वनस्पति और अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं, विरल वनस्पति यानी जहाँ पर वनस्पति की संख्या बहुत ही कम या फिर ना के बराबर है, ठीक है, वहां पर इन क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर चाय और कॉफी क्या उगाई जाती है। इसमें लेटराइट मृदा में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल लेटराइट मृदा पाई जाती है, जैसे कि ईंट जैसा रंग होता है उस प्रकार की लेटराइट मृदा यहाँ पर मिलती है और वो किसके लिए, काजू के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होती है। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में अपने नेक्स्ट मृदा के बारे में पढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर आती है नेक्स्ट आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा है जो कि नाम से स्पष्ट है किस क्षेत्र में पाई जाती होगी, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या फिर बोल सकते हैं अपन ऐसे क्षेत्र जहां पर रेगिस्तानी एरिया हो या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हो। तो नेक्स्ट अपनी मरुस्थलीय मृदा, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल व ये भूरे कलर की होती है। ठीक है, कलर कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। इसमें जो जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, धारण कर सकती है पर उसको रोक नहीं सकती। इसमें जलवाष्प की जो मात्रा है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसमें जो जलवाष्प की प्रक्रिया होती है, यानी जल का भाप में बदलने की प्रक्रिया वो बहुत तेजी से होती है, जिस कारण ये मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब लंबे समय तक इसमें हाँ, तो लंबे समय तक जो ये क्या नहीं कर सकती, जल को धारण नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और बात करें तो इसमें है जो इस मृदा के नीचे है वो किसकी, कैल्शियम की परत पाई जाती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे इसका जो विकास होता रहता है, और इस विकास के होने के कारण क्या होता है, जो जल है वो ये अंदरूनी हिस्से में नहीं भेज पाती है। ये मान लीजिए कि ये मिट्टी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की परत है। ठीक है, या फिर चूने की परत बोल देते हैं जिनको। यहाँ पर चूने या फिर कैल्शियम की परत होने के कारण जो पानी का रास्ता वो यहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है, यानी इससे नीचे नहीं जा पाता अगर पानी इसके ऊपर गिरता है। ठीक है,
तो पानी है वो इस परत के नीचे नहीं जा पाता, तो इस कारण से जो इसका जो रास्ता है जल का, वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। ठीक है। अब देखिए, अधिकतर ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये क्षारीय मृदा होती है। ठीक है। इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से हाँ, क्षारीय होती है। और क्षारीय होने के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर आपको जो मिट्टी है वो इतनी, बोल सकते हैं आपको नमकीन या फिर इस प्रकार की मिलेगी। वहां पर जो जल है अगर वो इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद में अगर वो सूख जाता है तो वहां पर जो आपके नमक ही नमक जैसे व्हाइट लेयर दिखेगी आपको, और उससे आपका खाने का नमक बन सकता है। ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है, जल जब एकत्रित होता है तो वो क्या होती है, क्षारीय होती है। और उस जल का एकत्रित होने के बाद जब वो वाष्प के रूप में बदल जाता है तो वहां पर जो नमक की एक व्हाइट लेयर दिखाई देती है, और उसको संशोधित करके या फिर उसको शुद्ध करके आपको खाने के यूज में भी ले सकते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब चलिए मरुस्थलीय मृदा के बारे में कुछ डिटेल लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए, इसकी डिटेल ये पूरी है कि मरुस्थलीय मृदा है, उसका रंग होता है लाल और भूरा, लवणीय और रेतीली प्रकार की मिट्टी होती है। नमक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जो जलवाष्प की दर है, यानी जलों का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है वो अधिक होती है, और ह्यूमस और इसमें नमी की कमी पाई जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ने और चूने के जो कंकड़ की परतें पाई जाती हैं, जिस कारण इसमें जल अंतस्यंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन उसको अवरुद्ध हो जाता है या फिर रुक जाता है। ठीक है। सही तरीके से इसको सींचने पर या इसकी सिंचाई करने पर इसको कृषि योग्य जो मृदा है वो बनाया जा सकता है, यानी कि इस पर कृषि की जा सकती है अगर इसकी सिंचाई है वो ठीक तरीके से या फिर सही तरीके से की जाए। ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए मरुस्थलीय मृदा के बारे में, उसके बाद में अपने नेक्स्ट मृदा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये थी मरुस्थलीय मृदा, जो कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, फिर वहां पर पाई जाती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं वन मृदा। वन मृदा सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है। वहां पर कौन सी पाई जाती है, वन मृदा पाई जाती है। सामान्यतः वन मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। हिमालयन की बात करें तो हिमालय में अलग अलग, देखिए हिमालय की तो बात बाद में करते हैं। पहले देखिए, वन मृदा है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय पर्यावरण भी हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। तो कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। ठीक है। तो हर जगह पर अलग अलग प्रकार की वन मृदा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर पर्वतीय पर्यावरण का क्या मिलता है, असर देखने को मिलता है। ठीक है। इस मृदा में आपको दोमट और शिल्टदार जो परत मिलेगी। शिल्टदार मतलब कि जो कि गाद या फिर ऐसी मिट्टी जो कि नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है, वो आपको इसमें देखने को अधिक मिलेगी। ठीक है। और बात करें तो हिमालय की, तो हिमालय में इसका हिमाच्छादन बहुत होता है। ठीक है। वहां पर इसका अपरदन भी बहुत देखने को मिलता है। ठीक है।
और बात करें हिमालय की, बात करें तो हिमालय में इसमें हिमाच्छादन क्षेत्रों में इन मृदाओं का क्या होता है, बहुत अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि हिमाच्छादन हिमालय में क्या होता है, बर्फ पड़ती है, ऊपरी चोटियों पर बर्फ पड़ती है, और बर्फ जब पिघलती है तो अपने साथ में जो क्या है, उस मिट्टी को लेकर नीचे आती है। इस कारण हिमाच्छादन होता है, और हिमाच्छादन के कारण वहां पर अपरदन भी अधिक देखने को मिलता है। और बात करें इस मिट्टी की, तो मिट्टी है हिमालय और हिमाच्छादन देखने को मिलता है। ठीक है। और बात करें तो ये एसिडिक यानी अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है। ठीक है। इसमें अम्लीय मात्रा नहीं पाई जाती और इसमें ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अभिशिलिक। ठीक है। या फिर सॉरी अम्लीय और ह्यूमस, अम्ल और ह्यूमस की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती, यानी ये मिट्टी किस प्रकार की नहीं है, अम्लीय नहीं, यानी कि अधिशिलक यानी फिर एसिडिक नहीं है, ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। और बात करें तो ये जहां पर ये मिट्टियां देखने को मिलती है अपने को, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ढाल है। ठीक है। तो नदी के निचले क्षेत्रों में जो ढाल है, वहां पर किस प्रकार को आपको मिट्टी मिट्टी देखने को मिलेगी, दोमट और सिल्टदार, जिस कारण दोमट और सिल्टदार मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है या फिर जो भी पानी है यहाँ से बहता है, उसके द्वारा यहाँ पर जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो जमा की जाती है। ठीक है। ऊपरी ढालों पर आपको थोड़े से कंकर अधिक देखने को मिलेंगे, या फिर बोल सकते हो कि मिट्टी है वो आपको थोड़ी मोटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कुछ कंकड़ पत्थर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और बात करें तो नदी के अलग अलग रास्तों में, ठीक है, तो अलग अलग रास्तों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जहाँ से नदी का पानी होकर गुजरता है, वहां पर आपको अलग अलग जगहों पर क्या मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, जिसे अपने जलोढ़ पंख भी बोल सकते हैं। जलोढ़ पंख क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जल जल के द्वारा बहाकर लाई गई है। ठीक है। निक्षेप के द्वारा बहाकर लाई गई, यानी कटाव करके लाई गई है ऊपर से, उसके कारण उसको जलोढ़ पंखों में विभाजित किया गया, यानी फिर जलोढ़ पंख बोल देते हैं उसको, क्योंकि वो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है। और क्योंकि जलोढ़ जो मिट्टी है आपको पता है, जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है। तो यही होती है वन मृदा। वन मृदा के बारे में अधिकतर कुछ नहीं जानकारी, अधिकतर जानकारी कुछ नहीं है। इतनी ही बात है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर की वर्षा की मात्रा क्या हो, पर्याप्त हो। ठीक है। पर्वतीय पर्यावरण का इसके ऊपर प्रभाव होता है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग प्रकार का पर्यावरण देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वन मृदा देखने को मिल सकती है। ठीक है। हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय में आपको जो बर्फबारी होती है यानी हिमाच्छादन होता है, उसके कारण जो अपरदन क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बर्फ है वो जब पिघलती है तो अपने साथ में जो मिट्टी है उसको बहाकर लाती है। और जो आपको पता है कि जब बड़े क्षेत्र में हिमाच्छादन होता है और वहां से जब बड़े क्षेत्र में हिम पिघलती है यानी बर्फ पिघलती है, तो वो बड़ी मात्रा में अपने साथ क्या लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है। और बात करें तो ये एसिडिक नहीं होती है और उसमें ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। और बात करें तो नदी के पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में, जहाँ पर दोमट और सिल्टदार आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, और ऊपरी क्षेत्रों में ये थोड़ी पथरीली, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के जो कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर बारीक देखने को मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ा मोटे कण आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। ये है आपकी वन मृदा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी है वो अपने लिख लेते हैं। तो देखिए वन मृदा के बारे में इतनी ही जानकारी है आपके बुक के अनुसार।
कि आमतौर पर कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वन वर्षा वन क्या है उपलब्ध होते हैं अधिक मात्रा में। और पर्वतीय पर्यावरण के इसके ऊपर क्या होता है प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसका निर्माण यानी गठन यानी निर्माण के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। नदी घाटियों में क्या पाई जाती है, दोमट और छिलकेदार मिट्टी पाई जाती है, एकदम बारीक मिट्टी पाई जाती है। और ऊपरी ढालों पर आपको किस प्रकार की मोटे कणों की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हिमालय में हिमाच्छादित क्षेत्र में यानी जहाँ पर बर्फ पड़ती है उस क्षेत्र में अपरदन बहुत अधिक होता है और अधिशिलक या फिर ह्यूमस रहित होती है, यानी फिर एसिडिक और ह्यूमस रहित होती है। नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों में और जो नदी घाटी है उनके निचले क्षेत्रों में आपको मृदा है वो आपको उपजाऊ देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपकी वन मृदा के बारे में है। इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं, पहले ये लिख लीजिए आप। तो देखिए ये थी तो आपकी वन मृदा। ठीक है, तो हमने 6 मृदाओं के बारे में पढ़ा है। पहला है जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा, फिर है लाल व पीली मृदा, फिर है लेटराइट मृदा, उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा और लास्ट में अपन ने पढ़ा है वन मृदा के बारे में। अब हम देखिए इसके बाद में किसकी बात करेंगे, मृदा अपरदन एवं संरक्षण की। ठीक है, तो इसमें सबसे अपन पहले देखेंगे मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है, तो मृदा अपरदन होता है मिट्टी का कटाव, सीधी सी बात ये। ठीक है, मिट्टी का कटाव बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं कि बड़ी मात्रा में मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम से पहुंचना, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, किन किन माध्यम से होता है, पवनों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, तापमान के माध्यम से भी हो जाता है। ठीक है, ये होता है मृदा अपरदन। अब इसकी बात करें, हाँ, तो मृदा अपरदन किसको बोलते हैं वो साथ में लिख लेते हैं। मृदा का कटाव। ठीक है, क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब देखिए मृदा अपरदन किन किन प्रकार से होता है, तो अलग अलग प्रकार से होता है। मृदा अपरदन और संरक्षण में अपन मृदा अपरदन में पहले कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से मृदा अपरदन अपने पढ़ लिया है। उसके बाद में बात करें ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होगी, जल है, पवन है, इनके माध्यम से क्या होती है प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। अब देखिए कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जल के द्वारा अपरदन होता है तो वहां पर अवनलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तकात भूमि, जो कि अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, मृदा अपरदन के अंदर पढ़ेंगे। और बात इसको थर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, और किस चीज की बात करें तो पवन अपरदन, और क्या चीज आएगी इसके अंदर, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे टॉपिक में। अवनलिका क्या होती है, जहां पर मान लीजिए क्या है आपकी मिट्टी है, तो जल क्या करेगा, इस मिट्टी को मिट्टी के अंदर कुछ धाराओं में या फिर बोल सकते हैं अपन नालियों के रूप में बहने लगेगा और अपने साथ में मिट्टियां बहाकर ले जाने लगेगा, जिसके कारण बीच में क्या हो गया, कटाव हो गया मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का कटाव होने से क्या बन जाती है वहां पर, अवनलिका ही बन जाती है। ठीक है, जल हो मिट्टी के अंदर नालियों के रूप में बहेगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे, अवनलिका बोल देंगे।
ठीक है। अवनलिकाओं के कारण क्या बनती है? उत्पात भूमि। ठीक है। इस यह कटाव हो गया यहाँ से मिट्टी का कटाव होने के बाद में यहाँ पर क्या बन गई? उत्खात भूमि। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं ऐसे भूमि जो बंजर हो चुकी है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? उत्खात भूमि। या फिर ऐसी भूमि जिसके ऊपर कृषि नहीं की जा सकती, या फिर कृषि योग्य भूमि ना हो, उसको अपन बोल देते हैं उत्खात भूमि। चंबल बेसिन के आसपास जिसको क्या बोला जाता है? खड्ड बोला जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पवन अपर्दन की। तो पवन अपर्दन किस तरह से होता है? हवा के माध्यम से होता है। ठीक है। हवा है वो मिट्टी के ऊपरी लेयर को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। ठीक है। जिससे कि मिट्टी का कटाव होता रहता है धीरे धीरे, और उस स्थान से क्या हो गया? मिट्टी वो धीरे धीरे कटने लगेगी, पहले ऊपर की लेयर, फिर धीरे धीरे उसके नीचे की लेयर वो पवन के यानी हवा के साथ में उड़ते हुए चली जाती है, जिससे कि मिट्टी का कटाव होता है, और उसे अपन क्या बोल देते हैं? पवन अपर्दन बोल देते हैं। ठीक है। पहले अपन इन चीजों के बारे में लिख लेते हैं। डायरेक्ट आपको पहले लिखा हुआ दिखा देता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टाइम वेस्ट ना। तो देखिए ये चीज है मृदा अपरदन। क्या हो गया कि मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। अवनलिका क्या होती है? बहते हुए जल में मिट्टी युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है, जिसके कारण अवनलिकाएं बन जाती हैं। ठीक है। उत्खात भूमि क्या होती है? जिस भूमि पर अवनलिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, वह क्या नहीं होती है? जोतने योग्य नहीं होती, उस कारण उसको उत्खात भूमि बोल देते हैं। चंबल बेसिन में इस उत्खात भूमि को या फिर इस भूमि को क्या बोलते हैं? खड्ड कहा जाता है। पवन अपरदन क्या होता है? पवन के द्वारा ढाल वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है? मिट्टी को उड़ाकर ले जाता है, या फिर मृदा को उड़ाकर लेके चला जाता है पवन। उसके द्वारा अपरदित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन कहते हैं। यानी पवन के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर ले जाना क्या कहलाता है? पवन अपरदन कहलाता है। पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में थोड़े और बातें कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। देखिए मृदा अपरदन है वो छोटे लेवल पर होता है, तो अपन उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है। यानी मिट्टी का कटाव छोटे लेवल पर होता है, तो उसको बोलते हैं अपने मृदा अपरदन। अगर मान लिया किसी बड़े क्षेत्र की मिट्टी है वो एक साथ पानी के साथ बह जाए, उसको बोल देंगे अपन चादर अपरदन। ठीक है। शील्ड इरोजन। ठीक है। उसको बोलते हैं अपन चादर अपरदन, कि बड़े स्थान की मिट्टी है वो जल के साथ बहकर क्या हो गई? चली गई, एक साथ चली जाती है, उसको बोलते हैं अपने चादर अपरदन। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो मृदा अपरदन है इसमें दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कौन कौन सी? एक तो मृदा बनने की, तो एक मृदा अपरदन। यानी मृदा है वो साथ में बनती भी है, और उसके साथ में मृदा का अपरदन भी होता है। ठीक है। कैसे? कि अगर हवा चल रही है तो वहां पर जो मिट्टी उड़ रही है तो वो चट्टानों के साथ घर्षण करेगी, उस कारण से जो चट्टाने हैं वो
मिट्टी में तब्दील होंगे, यानी उसका जो पाउडर फॉर्म है वो नीचे गिरेगा। फिर मृदा अपरदन, जो वहां की मिट्टी है वो वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर जा रही है, यानी मृदा का कटाव और तो मृदा अपरदन, तो दो चीजें हैं या दो क्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती है, मृदा बनने की और मृदा का अपरदन होने की। ये दो क्रियाएं क्या होती है, साथ साथ चलती हैं। अब मृदा संरक्षण की बात करें तो संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। आजकल जो खनन कार्य इतना बढ़ गया है, वृक्षारोपण कम हो गया है, फिर वृक्षों की कटाई बोल सकते हैं अपन, ठीक है, वृक्षों की कटाई हो रही है। इन सब के कारण क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, और या फिर मृदा का डिग्रेडेशन होता है। तो इसका सिर्फ सिंपल और जो बोल सकते हैं उपाय है संरक्षण का, वो क्या है कि जो चीजें अपन का उसका कारण बन रही है उसको कम करनी, वह इसका क्या बन जाएगा, उपाय बन जाएगा। ठीक है, जैसे पहले बताया था मैंने, जैसे कि पशुचारण पर नियंत्रण, ये क्या हो गया, इसका संरक्षण का उपाय हो गया। ठीक है, खनन कार्य पर नियंत्रण, और क्या हो गया, ठीक है, वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई पर रोक। और बोल दे तो वनों रोपण, क्या बोल सकते हैं हम कि वनों का संरक्षण करना। वनों को बचाना, वो भी किसका है, मृदा अपरदन का ही भाग है, क्योंकि वन बचेंगे तो वहां की मिट्टी है वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, वहां पर अपरदन नहीं होगा। और जिस इन चीजों के कारण क्या होता है, वनों का संरक्षण, मृदा का संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा चैप्टर जिसमें हमने संसाधन से लेकर मिट्टी और मिट्टी के अपरदन के बारे में सब कुछ पढ़ा है। तो आज का ये जो अपना टॉपिक है यही खत्म होता है। ये पूरा चैप्टर है जिसको लगभग 4 या 5 वीडियो लगी है बनाने में, तो ये चैप्टर आज पूरा होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जब आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलेंगे।